पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर? There are people who are not ethical, but there are many people who are ethical. जैसे हम रील देखते हैं कि 4-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, जिससे लोग बहुत मोटिवेट भी होते हैं, बट वो एक तरह का ग्लोरिफिकेशन है। तो जो इस तरह का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है इस जॉब का, जो कि अल्टीमेटली एक सर्विस है, Have a separate personal profile and a public profile. क्या उस कैंडिडेट का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी टेस्ट किया जाता है? गवर्नमेंट चेंज हो सकती है कभी भी किसी स्टेट में, जब भी इलेक्शन होते हैं। तो अगर दूसरी गवर्नमेंट आई और आपकी आइडियोलॉजी नोन है, तो आप क्या करोगे उनके साथ, काम कैसे करोगे? यू कांट से कि सर पहले मैं वो माइंड था मेरा, अब आपकी तरफ हो गया। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन और आइडियोलॉजी शुड नॉट कम इन द वे। If a person of a different community comes, why should that person feel nervous in the presence of any officer of India today? अगर मैं किसी को देखता हूँ और उससे नाम पूछता हूँ और वो अपना नाम बताने में हेजिटेट कर रहा है क्योंकि वो किसी और रिलीजन का है जो पावर में नहीं है, आइडियोलॉजी हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड। इंडिया इज स्टिल अ सेक्युलर कंट्री। मुझे लगता है कि आप 2 साल दीजिए, उसके बाद असेस करिए, उसके बाद मत दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म भी होना चाहिए। 6 साल की जगह 4 अटेम्प्ट कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 3 गलतियां क्या है जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, आपने इतने सारे आप एस्पिरेंट से मिले होंगे, आप ये सवाल तो पूछते ही होंगे कि आपको क्यों बनना है आईएएस या सिविल सर्वेंट। तो अब तक का सबसे वियर्ड आंसर अगर मैं आपसे जानूं, हम फेलियर को लेके या नाकामी को लेके हम बैठे रहें कितनी देर तक? आप 2 दिन लो फील कर सकते हो, 1 हफ्ता लो फील करो, आप 5 साल तो नहीं लो फील कर सकते। फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और ये है मिशन यूपीएससी का हमारा नेक्स्ट एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। उनकी लाइफ में क्रिकेट आया, इंजीनियरिंग आई, ब्यूरोक्रेसी आई और अब वो लोगों को पढ़ा रहे हैं और लोगों को मेंटर कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं विवेक सर। तो सर, वेलकम टू स्विच। थैंक यू स्वर्णा, थैंक यू, नाइस टू बी हियर। सर, आपकी जो ये जर्नी रही है, क्रिकेट, इंजीनियरिंग, ब्यूरोक्रेसी और अब मेंटोरशिप, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताइए। तो एक शेर है कि फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। तो ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये। तो हर आदमी के लाइफ में कुछ दौर आते हैं। जब बचपन में हमें ऐसे ही शौक़ होते हैं, क्रिकेट जैसे होने भी चाहिए। स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा एक शौक़ है और मैं कई बार कहता हूँ कि ड्रग्स वगैरह को कम करना है तो स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की मैंने, और इंजीनियरिंग करनी पड़ी या की, जो भी था, मतलब सर्कमस्टांसेस थे। उसके बाद मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, ही डाइड इन सर्विस। उनकी डेथ हो गई तो मुझे एचसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया। तो सिविल सर्विस शुरू हो गई। 24 to 26 ईयर्स रादर आई वाज देयर। और उसके बाद रिज़ाइन किया और मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर बन गए। वो मैं पहले ही बन गया था इन सर्विस, बट देन कम हो पा रहा था। दूसरा, फिर देखा कि लोग स्ट्रेस में हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, प्रेशर में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स वगैरह। तो इनको मैं जाके थोड़ा सा सोलेस, कामनेस, शांति देता हूँ, तो उनका भलाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा फेज़ है। ये मतलब नटशेल में ये करियर है। आप बात कर रहे थे स्ट्रेस की और आज हम यूपीएससी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट मेरा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल एक बहुत डिबेट हम देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर। और ये भी बहुत लोग क्लेम करें कि अब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी हम एक तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं, उसमें 10 लाख लोग, 5 लाख लोग अपेयर होते हैं। उसमें नंबर ऑफ सीट्स हम सब जानते ही हैं कि उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें कितना सच है, क्या है, किस तरह का ग्राफ जा रहा है? क्योंकि आप बहुत सारे युवाओं से मिलते होंगे। बिल्कुल मिलता हूँ, और मैंने कपल ऑफ आपकी तरह हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट में भी ये कहा है कि हर स्टेट में कल्चर भी डिफरेंट है। गवर्नमेंट सर्विस की तरफ अगर आप देखें थोड़ा सा, तो यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मे बी उड़ीसा, बंगाल, द कल्चर इज़ देयर। महाराष्ट्र, गुजरात में नहीं है, वहाँ पे बिजनेस का कल्चर है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़ और बड़ा कॉम्प्लेक्स सब कॉन्टिनेंट है। साउथ में कुछ और कल्चर है, हालांकि प्रोफेशनलिज्म साउथ में काफ़ी है। तो अगर हम देखें, आपने ठीक कहा कि द बेस्ट टैलेंट में नॉट बी गोइंग टू द गवर्नमेंट सर्विस नाउ, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद बाहर ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं अच्छे, बेटर। दूसरा, गवर्नमेंट सर्विस में थोड़े स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, और जो पहले इंडिपेंडेंस होती थी ऑफिसर्स के पास, वो ओवर द डेकेड्स कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस का करियर उतना ग्लैमरस नहीं लगता। लेकिन
जो टॉप क्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज है वो अभी भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, इसलिए 8 से 10 लाख लोग देते हैं, वो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 0.01% इज़ द सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लोग निराश भी होते हैं। फिर प्लान बी प्लान सी प्राइवेट सेक्टर है। अगर आपका प्लान है प्राइवेट सेक्टर, आप वहाँ चले गए और एंटरप्रेन्योरशिप कर ली, कुछ कर लिया, गूगल में जॉब कर लिया, इवन गेंडामल हेमराज में कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करियर आपका गवर्नमेंट में टफ है, प्राइवेट सेक्टर में भी टफ है, आपके अपने एक्यूमेन और चॉइस पे है। जैसे हम पहले देखते थे ना, एक दौर था 90s और जब अर्ली 20s में कि लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था, स्पेशली यूपीएससी को लेकर तो अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को लेकर हर फैमिली में ये होता था कि हमारे यहाँ से तो गवर्नमेंट नौकरी में जाना ही जाना है। वो अब कम देखने को मिल रहा है। वो इसलिए कम मिल रहा है कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है। पहले एवेन्यूज थे कि पढ़ाई क्या करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिसिन करनी है, ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। हाँ, ऑप्शंस कम थे। अभी क्या है, शेफ़ बनना है, बाहर जाके ये करना है, कलिनरी आर्ट करना है। ये मैं अभी कुकिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, बहुत सी लाइनें हैं जो ऐसी, अब ये क्रिएटिव लाइन में आप हैं, मीडिया, फिल्म सिटी, बहुत कुछ हो रहा है। तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी बात को ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हरियाणा में कहते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पंजाब जैसा ही है, लेकिन हरियाणा का आदमी अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती कराना चाहता है, गवर्नमेंट में भर्ती कराना चाहता है। आज भी नंबर्स हैव रिड्यूस्ड बट स्टिल प्रेडोमिनेंटली। पंजाब में वो कनाडा जाना चाहते हैं। ये दो एस्पिरेशन है। अब कनाडा का चलो प्रॉब्लम चल रही है अभी, लेकिन बेसिक नेचर ऑफ द सोसाइटी इज डिफरेंट। लेकिन अब आपने ठीक कहा, हरियाणा में भी रुझान कुछ चेंज हो गया। तो इवन दोज स्टेट्स विच वर मोर टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विस, उनका इंक्लिनेशन कम हो गया। फिर भी बहुत है, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, तो अगर कम भी होगा तो ज़्यादा पता नहीं चलता उसका। हाँ, वो हमें इतना रियलाइज़ नहीं होता। हम यूपीएससी की बात कर रहे थे, एस्पिरेंट्स की बात कर रहे थे, उनकी जर्नी को लेकर हम बात कर रहे थे। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स से डेली बेसिस पर मिलते हैं, तो जो एस्पिरेंट हम देखते हैं एग्ज़ाम कितना टफ एग्ज़ाम है, आपने ही बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी कम है आपको इसको सक्सीड करने की, उसके बावजूद भी एस्पिरेंट्स के अंदर उसको क्वालिफाई करने का जो क्रेज़ है वो किस तरह से है? बहुत ही क्रेज़ है। और आपको पता है एस्पिरेंट्स के ऊपर शोज़ भी हैं एस्पिरेंट्स के बारे में। मेरा जब कोई पॉडकास्ट आता है तो उसमें जो टीवी शो होता है ना, इसके ऊपर वो उसकी फ़ोटो मेरे साथ आ जाती है, एक्टर की। तो ये क्रेज़ ही है और क्या है। लेकिन जो आपने पूछा वो बिल्कुल ठीक कहा। ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनके ऊपर प्रेशर इसलिए है कि दे आर, ये डू और डाइज टाइप सिचुएशन इसको समझते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई बनाओ। ऑल्टरनेट लाइफ डजंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। हमें किसके साथ, हम लाइफ पार्टनर कौन बनेगा, हमारा जॉब क्या बनेगा, हमारा आगे किस रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, ये तो कोई डिसाइडेड नहीं है ना। और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका एक चार्म है। ठीक है, हमें इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है और हम झारखंड की क्रिकेट टीम तक रह गए, धोनी जैसे आगे ऊपर, तो हमारा वो नई लेवल पहुंचा। तो आपने जो पूछा उस पर यह है कि दिस सिविल सर्विसेज क्रेज़, मैं बहुत से एस्पिरेंट्स को मिलता हूँ, ये क्रेज़ होना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ठीक है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि 6 अटेम्प्ट्स किस लिए अलाउ करती है गवर्नमेंट, यूपीएससी? वाई डोंट वी कट इट डाउन टू 3 अटेम्प्ट्स? जो 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ उसके चांसेस 4th, 5th, 6th अटेम्प्ट्स में हैं, लेकिन फिर भी पता तो चल जाता है ना 3 अटेम्प्ट्स में क्या है। इसको लेके जब मैंने भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा तो उनका ये रहता है कि बहुत सारे लोग बहुत गांव में हैं, देहात में, उनके पास वो एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हर लोगों तक वो मौका पहुंच सके, इस वजह से ये अटेम्प्ट्स बढ़ाए जाते हैं। लेकिन 6 साल सभी लोग देना चाहते हैं, फिर 6 साल आपके 20s में है, आपका जो क्रीम है। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ भी अभी क्रीम में ही है, लेकिन जो 20s के बच्चे हैं उनके 6 साल, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। हम देख रहे हैं आजकल किस तरह से, आपने स्ट्रेस की बात की, तो गवर्नमेंट जॉब में किस तरह का स्ट्रेस बढ़ रहा है? तो मैं अपना बताऊंगा कि स्ट्रेस जो होता है वो इसलिए होता है कि ओवरलोड ऑफ वर्क होता है। एक टिपिकल सिविल सर्वेंट का डे क्या होता है फील्ड में, किसी भी लेवल पे? किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन तो आएगा 1-2 कि ये काम आपने करना है। चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का विजिट भी हो सकता है साथ में। फील्ड में ये भी हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुला ली, या आप खुद डिप्टी कमिश्नर तो आपने मीटिंग बुला ली। और ये भी हो सकता है कि आपके पास पब्लिक आई हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी द कॉमन मैन, पब्लिक। तो वो तो स्ट्रेस तो है ही ना कि आपके पास 100-150 लोग मिलने आए हैं अगर एक ही दिन में, तो इसका मतलब आपका वर्कलोड है। उसके बाद फिर आपका फाइल वर्क है, पेपर वर्क है। हर चिट्ठी को आपको पढ़ के साइन करना है,
बिना पढ़े आप साइन करेंगे तो आपको बहुत डिपेंड करना है किसी के ऊपर। राइट। उसके बाद आपका पर्सनल भी लाइफ है। तो मैं कई बार इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक चैनल पे, आप ही का चैनल था, एक कोई यंगस्टर आया और उसने वन डे विद द डीसी पंचकुला स्पेंड किया, जो मैं था। और वो कैसा रहा वो डे उसने देखा, फिर वो कहता है मैं तो बहुत थक गया सर। मैंने कहा आप थक गए, मैं तो नहीं थका, कांट बी टायर्ड। सो आई थिंक स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ वर्क ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, एंड आई थिंक वी शुड मैनेज दैट वर्कलोड। बर्नआउट भी बहुत है। ऐसे लगता है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए और उसको लेकर भी कोई इनिशिएटिव या कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनका जॉब जो है वो 24/7 जॉब है, कभी भी रात पे आपको फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, बट इन सब के बीच में एट द एंड तो आप इंसान ही हैं। आप इस पे मैं थोड़ा सा लंबा आंसर जी दूंगा। बिल्कुल। हमारा जो सिविल सर्वेंट्स का एक नज़रिया है वो ये है कि ये तो आ गए, ट्रेनिंग हो गई, लबासना ये वो जो भी है, उसके बाद छोड़ देते हैं उनको। बीच बीच में दोबारा ट्रेनिंग होती है, सेकंड फेज, थर्ड फेज एक्सेट्रा, लेकिन मेंटरशिप नहीं है। अब मैं मेंटर हूँ आउटसाइड द गवर्नमेंट नाउ, आई मेंटर एस्पिरेंट्स, आई मेंटर लीडर्स ऑफ CEOs एक्सेट्रा ऑल्सो। लीडरशिप मेंटरशिप मैं करता हूँ, गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं है। तो अब वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास टाइम नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कि वो सारे यंग IAS ऑफिसर्स को वो करें मेंटर। कमिश्नर, सेक्रेटरीज को भी टाइम नहीं होता। तो सिविल सर्विसेज के ऊपर जो प्रेशर है और वेलनेस की जो बात है, मेंटल हेल्थ की बात है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और आपने ठीक हाईलाइट किया, कई बार क्या होता है कि डू और डाई टाइप सिचुएशन है कि अगर ये पॉलिटिशियन मुझे फ़ोन कर रहा है किसी भी पार्टी का और मैं इसका काम नहीं करूँगा तो मैं मतलब बिखर जाऊँगा, ये मेरे खिलाफ कुछ इंक्वायरी शुरू कर देगा, या ट्रांसफ़र इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पनिशमेंट, बदली तो कर ही देगा। और इस बात का स्ट्रेस रहता है। फिर फैमिली दूर भी हो सकती है। खैर डिफेंस सर्विसेज में बहुत सैक्रिफाइस होता है। मैं रिज़ाइन करने के बाद इतना डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स के बाद इंटरेक्ट करता हूँ, कितने 1000 किलोमीटर दूर वो बैठे हैं अपने घर से। किसी स्टेट में आप मान लो 500 किलोमीटर दूर हैं तो वो भी स्ट्रेस है, कितनी बार आप घर जाओगे। मैं कैथल नारनौल पोस्टेड था हरियाणा में, पंचकुला में फैमिली थी 250 किलोमीटर। तो जो भी बहाना मिलता था मीटिंग का, छुट्टी का, मैं ले लेता था। डीसी मुझे बोलते हैं आप कितनी छुट्टी लोगे, मैंने कहा सर घर तो जाना पड़ता है। तो फिर दैट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल पॉइंट। तो आई थिंक मेंटरशिप इज़ द आंसर, कि कुछ ऑफिसर्स को असाइन कर दिया जाए सीनियर इनफ, 10 ईयर्स की सर्विस, 20 ईयर्स की सर्विस, कि आपका रोल अपार्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट इज़ टू मेंटर द यंगर ऑफिसर्स, टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, और फिर मेंटल हेल्थ उनकी ठीक रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं कि एक कोई यंग IAS ऑफिसर है, उनके ही डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कोई वायलेंस जैसी सिचुएशन आ गई, वो उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही केपेबल है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई ऐसा उनको मेंटोर मिल जाए जो ये उनको बताए, बस उनको ये बोले कि वो जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में काम सही है, या फिर और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो भी एक बेटर उनके लिए होगा, उनके प्रोफेशन के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा टॉपिक है आजकल टॉक्स में। राइट। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं किसी ऑफिसर का, जब वो ज्वाइन करते हैं, हम लोग उनकी इंटेलिजेंस देखते हैं, प्रीलिम्स, मेंस में, रिटर्न, उसके बाद फिर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स, उसमें हम कितना देखते हैं, देख नहीं पाते। डिफेंस सर्विसेज टेक्स अबाउट 5 days टू एनालाइज द पर्सनैलिटी। आई थिंक सिविल सर्विसेज शुड डू मोर ऑन पर्सनैलिटी एनालिसिस। अब वो आ गया ऑफिसर, उसके पीपल स्किल्स क्या है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी की। अब वो जो सरपंच से लेके और MLA से लेके और बिजनेसमैन से लेके और कॉमनर से लेके कोई भी आएगा, उससे आपने बात करनी है अकॉर्डिंगली। कौन बैठा हुआ है आपके रूम में, उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है। आप बात कर रहे हैं सरपंच से, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ है कोई ऐसा आदमी जो हु विल, इससे आपने जो बात की वो उसको भी पता चल रही है। सो यू हैव टू सी द सिचुएशन। अभी तो हम टीवी पे बात कर रहे हैं, एवरीबडी कैन वॉच इट। सो आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ माई पीपल स्किल्स। वो उसका हम एनालिसिस अगर बेहतर करेंगे तो फिर हम बेहतर सिविल सर्वेंट्स लेंगे और ऑफिसर्स अच्छे होंगे, और उनकी फिर मेंटरशिप ट्रेनिंग। क्योंकि हाफ एन आवर में मतलब पढ़ाई करके प्रिटेंड इजीली किया जा सकता है, अगर वही उसको वर्कशॉप को अगर 3, 4, 5 दिन बढ़ा दिया जाए। नहीं मतलब देखो, बोर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो 1 मिनट में मैं मॉक इंटरव्यूज करता हूँ, तो मेरे सामने जो कैंडिडेट आता है वो पता चल जाता है हमें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एक्सटेंसिवली देखनी ज़रूरी हैं। स्ट्रेस फैक्टर्स, टिपिंग पॉइंट्स, उसका एंगर मैनेजमेंट, उसका स्ट्रेस के अंदर क्या रिएक्शन रिस्पॉन्स है,
और अभी एक कैंडिडेट कह रहा हूँ, एक कॉन्टेस्टेंट ऑन वन टीवी शो म्यूज़िक वाला, किसी और चैनल का होगा, तो वो रोने लगे। तो अब सिविल सर्विसेज ऑफिसर तो नहीं रो सकते वहाँ पे, आप स्ट्रेस में हो तो आप रो तो नहीं सकते, यू कांट शो योर वीकनेस। सो ये सब देखना ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आजकल हम जिस तरह से देखते हैं एक रील कल्चर आ चुका है, इंस्टाग्राम काफ़ी यूज़ करते हैं लोग, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो रील पे जो यूपीएससी या फिर हम अगर सिविल सर्विसेज को बोलें उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे हम रील देखते हैं कि 4-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं इस तरह से, जिससे लोग बहुत मोटिवेट भी होते हैं, बट वो एक तरह का ग्लोरिफिकेशन है। तो जो इस तरह का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है इस जॉब का, जो कि अल्टीमेटली एक सर्विस है, वो उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा सवाल है। मैं एक दफ़ा बैठा था ऑफिस में, कोई आए मेरे पास, वो कहते सर मैंने आपको अपनी गाड़ी से निकल के और ऑफिस तक जाते हुए 3-4 बार देखा, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने कहा यार इसमें तो कोई खास बात नहीं है गाड़ी से निकल के ऑफिस जाने में, अब तुम ऑफिस में बैठ के देखो तब इंस्पायर्ड होना या नहीं होना। वो उनको ग्लैमरस लगा। द वे अ पर्सन वॉक्स, द वे अ पर्सन एंटर्स, वो आता है रील के एक बंदा एंटर कर रहा है, मेरी भी एक रील है, मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और फिर वो प्रिंसिपल साहब साथ में हैं, फिर फ्लावर्स आ गए तो वो एक ओवरवेलमिंग टाइप फीलिंग होती है। लेकिन सोसाइटी में रोल मॉडल कौन है, ये बड़ी एक बेसिक बात करते हैं। इफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स एंड स्पोर्ट्समैन एट्सेट्रा आर रोल मॉडल, इट्स अ बेटर सोसाइटी। राइट। दूसरी तरफ कौन है? गैंगस्टर है। गैंगस्टर है, चलो फिल्म स्टार तो अच्छे ही हैं फिर भी लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशन उनका या उनका जो ऑक्यूपेशन है वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है एज रोल मॉडल्स। तो उससे तो बेहतर है कि सिविल सर्विसेज के ही रोल मॉडल हों। मॉडल भी हो सकते हैं, रोल मॉडल भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरडू नहीं करना, आपने ठीक कहा। तो मैं सिविल सर्विस ऑफिसर्स यंगस्टर्स को बोलता हूँ, मैं मसूरी भी जाता हूँ, NCGG एक जगह है जहाँ पे कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं, उनको मैं बोलता हूँ बैलेंस हो सोशल मीडिया। कई जगह मैंने ये बोला है कि आपने गोवा की अपनी हॉलीडे की फ़ोटोएं लगा दी, उसी पे आपने 144 का अगला नोटिस आपने निकाला, वो निकाल दिया एज DC। आप छुट्टी पे गए थे, वो भी उसी पे, ये भी उसी पे, नहीं हो सकता। हैव अ सेपरेट पर्सनल प्रोफाइल एंड अ पब्लिक प्रोफाइल। एनीबडी कैन सी योर पर्सनल प्रोफाइल, इफ दे हैव सीन इट, इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट, बट यू कांट मिक्स द टू। सो एंड आपने कहा रात को फ़ोन आ सकता है, एज एन ऑफिसर यू आर ऑलवेज ऑन। आपका जी स्विच है, उनका स्विच ऑन रहना चाहिए, ऑफ नहीं हो सकता हमारा। एज एन ऑफिसर आई एम ऑलवेज ऑन। इवन नाउ आफ्टर रिजाइनिंग 7 years later आई फील कि मुझे अगर कोई फ़ोन करेगा कि सर आपकी मदद चाहिए तो आई हैव टू रिस्पॉन्ड। दैट्स माई पर्सनल विश। तो ये कि हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहना पड़ता है, रहना चाहिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, यू बिकम दैट। हम अब आपके टेन्योर की बात करते हैं और आपसे पूछते हैं, हम जब भी सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर। और आपके टेन्योर की अगर बात करें तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको भी याद हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और सिविल सर्विसेज में पेप्सी के CEO को उतने फ़ोन नहीं आएंगे जितने DC को आएंगे, ये तो है ना। तो आपको पीपल स्किल्स वहाँ भी दिखाने हैं। आप जैसे पब्लिक से बात करें, उसी तरह MLA है, अब उनका क्या फ़ोन आता है MLA का या CM का फ़ोन आएगा, हमारे आदमियों का काम देख लेना, ये लोग आपको मिलेंगे, इनको मिल लेना। अब वो मिलने जब आएंगे तो आप देख लेना, उसको आप मना क्यों करते हो MLA को? एज एन ऑफिसर MLA इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और ex-MLA, ही इज कॉलिंग यू अप, यू लिसन टू हिम, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। उसके बाद आप कहिए कि ठीक है आप इनको भेज दीजिए, आई विल हैव अ लुक। अब वो जब आएंगे तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता काम, लेकिन उसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप मत भेजो इनको, मैं इनको मिल चुका हूँ पहले, ऐसे नहीं कर सकते। सो हाउ टू हैंडल अ पॉलिटिशियन इज ऑल्सो एन आर्ट एंड अ स्किल, एंड ट्रेनिंग भी इसकी मिलती है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप कभी भी अगर पॉलिटिशियन को ये कहेंगे कि सर ये तो सही है, ये मैं कर दूंगा, ये वाला नहीं हो सकता, तो पॉलिटिशियन क्या कहेगा आपको कि नहीं आपको करना पड़ेगा, तो बोलो मैं नहीं कर सकता। यू स्टैंड, टेक अ स्टैंड। आई हैव टेकन दैट स्टैंड। आपने पूछा मे बी 3-4 times एटलीस्ट इन माई करियर, कैसे ये नहीं हो पाएगा। एंड देन इफ दे वांट टू ट्रांसफर यू, दे ट्रांसफर यू। किस टेन्योर में, किस ईयर की बात? हर 5 साल ऐसा कुछ होता रहा इसमें उसमें सबसे मतलब आप वो चीज़ें किस वजह से, एथिकली वो चीज़ें गलत होती थी? एथिकली नहीं है, नॉर्मली एथिकली कोई पॉलिटिशियन मुझे नहीं बोलता। ये एक और बात है, रेपुटेशन बन जाता है। करेक्ट। जब मैं यंग SDM था तब से मेरा रेपुटेशन एक बन गया।
फॉर्चुनेटली ये बना कि अनएथिकल बात इसको बोलनी नहीं है, और दूसरे को बोल सकते हैं, तीसरे को बोल सकते हैं, वो मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफिसर्स आर क्वाइट एथिकल। मैंने देखा है कि बाहर से लगता है कि सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। देर आर पीपल हु आर नॉट एथिकल बट देर मैनी पीपल हु आर एथिकल। तो मुझे वो एथिकल वाले नहीं आते थे, मुझे तो आते कि सर आप, या सर ही बोलते हैं पॉलिटिशियन कई बार, कि सर आप ये हमारा बंदा है, सर इसको करवा दो। नाउ वेदर दैट पर्सन, ही हैज़ नॉट टेकन एनी मनी फ्रॉम हिम, बट ही इज़ फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिज फैमिली, हिज कोटरी, वट, तो फिर उसका काम आउट ऑफ द वे तो नहीं करना चाहिए हमें। तो अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर नहीं आएगा फ़ोन। और हम, क्योंकि ये एक परसेप्शन है, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसा होता नहीं है, बट उनको लगता है ना कि करप्शन तो अगर गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस है और ऑफिशियल्स हैं तो वहाँ पर तो एग्जिस्ट करेगा ही। आपने बोला बहुत ही एथिकल होते हैं ऑफिसर्स, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये परसेप्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर, ये किस वजह से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर मैं बड़ा क्लियर आंसर दे रहा हूँ आपको। जो पब्लिक डीलिंग है कंट्री में, वो पब्लिक डीलिंग कैसी है, एक्सपीरियंस क्या है एक कॉमन मैन का पुलिस स्टेशन में, या इवन एक एक्साइज के ऑफिस में, फूड सप्लाईज के ऑफिस में, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट्स नॉट द सेम एज गोइंग टू अ बैंक और अ मॉल और समथिंग। इट्स अ लिटिल इंटिमिडेटिंग है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। कौन सा कागज़ है, कौन सा एप्लीकेशन है, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ हो गया विच इज़ गुड, लेकिन फिर भी एक वो यूज़र एक्सपीरियंस, जो सिटीजन एक्सपीरियंस है, वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह से एक तो परसेप्शन खराब है, और फिर जो क्लार्क वहाँ पे बैठा है या जो कांस्टेबल सड़क पे खड़ा है, उसकी सैलरी क्या है? वो जो व्यक्ति है उसको अगर आप उसके टर्म्स अच्छे करेंगे, स्कूल टीचर जो एब्सेंट रह रहा है स्कूल से, अगर उसकी सैलरी अच्छी होगी, थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, तो इनके कंडीशंस अगर बेटर होंगे तो करप्शन कम होगा। ठीक है, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं जो डिलिबरेटली अगर गड़बड़ कर रहे हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो एथिकली बैठे हुए हैं उनका, दे आर होल्डिंग द फोर्ट। अभी भी मैं बोलता हूँ, परसेप्शन मैनेजमेंट अगर गवर्नमेंट की बेटर होगी, पब्लिक डीलिंग अगर अच्छी होगी, तो ये जो बाहर से इमेज है खराब, वो बेटर होगी। ऑफ कोर्स देयर इज करप्शन, बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी हु आर ऑनेस्ट, तो देयर इज डेफिनेटली, देयर आर मोर ऑनेस्ट पीपल देन करप्ट पीपल इवन टुडे। हम अगर बात, तो आप ये पूरा का पूरा हायरार्की है जिसमें पूरे हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हो सकता है। हम अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही इनरिच रहा है, आपने काफ़ी डाइवर्सिटी देखी है, इंडिया को पास से देखा है अगर हम कहें तो, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे गए होंगे, लोगों से मिले होंगे। तो अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि हम सब यूथ की बात कर रहे हैं, तो अभी भी इंडिया में अगर हम कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, इन सब पे बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, बट अभी भी वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, और इंडिया मैंने पहले भी देखा, अब भी देख रहा हूँ। अब मैं ऐसी जगहों में जा रहा हूँ, सिलचर, त्रिची, जहाँ पे मैं कभी नहीं गया इन सर्विस, बिकॉज यहाँ पे NITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जहाँ मैं मोटिवेशनल लीडरशिप टॉक्स देता हूँ। इंडिया लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम, ये मैंने पहले भी सुना है, कहा है। इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म। आप कहीं भी चले जाओ, आप सोचते हो कि आपको इंडिया के बारे में सब कुछ पता है, नहीं हो सकता। सडनली आपको ऐसी चीज़, अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी खाना होता है। उड़ीसा गया मैं, उड़ीसा के खाने मुझे नहीं पता था कि बंगाल से इतने डिफरेंट होंगे। आपको शायद पता हो कि बंगाल और उड़ीसा का डिस्प्यूट और रसगुल्ला। अभी मैं उड़ीसा से ही होकर आई हूँ, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे। अब उड़ीसा का फूड मैंने कहीं डिनर में खाया कुछ फ्रेंड्स के साथ, मुझे पता ही नहीं था ये आइटम्स भी होते हैं इंडिया में, एंड दे वर गुड वेजिटेरियन फूड। तो पॉइंट इज दिस कि इंडिया एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है, लेकिन अगर 3 थिंग्स इफ आई से, नंबर 1, इंडिया का ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। IT में हम नंबर 1 पे हैं अभी भी, मैन पावर के हिसाब से। ट्रेडिशन अभी भी हमने फॉलो कर रहे हैं हम, चाहे वो कम कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इंडिया का यूथ। यूथ इज़ अमेजिंग। मैं जहाँ भी जाता हूँ, उनके अंदर इंटेलिजेंस का तो कोई कमी है ही नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, क्योंकि उनको बताया नहीं किसी ने, ट्रेन नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। सॉफ्ट स्किल्स कम है, देखने में बहुत बढ़िया है, स्मार्ट हैं, 2-3 सेंटेंसेस बोलने के बाद पता चलता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी में, उर्दू में, तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में, वो थोड़ी सी उनकी बढ़ानी ज़रूरी है। थर्ड इज़, मुझे लगता है थोड़ा सा ये जो एलिफेंट की बात हम कर रहे हैं, जो सिस्टम है हाथी की तरह, उसको थोड़ा फिट होना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सिस्टम को। सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्लो है,
चाहे उसमें अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जैसे भी हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। ये 3 फैसेट्स ऑफ इंडिया हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना से ऊपर हो गए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट आएगा 2060 में, शायद इंडिया विल पॉपुलेशन विल पीक, बट टिल देन व्हाट विल यू डू, एंड इवन देन व्हाट विल यू डू। एंड रिसोर्सेज का डिवीजन उस तरह सब कुछ आपको अगर इंडिया की पॉपुलेशन हाफ होती तो सोचो इंडिया क्या होता। रिसोर्स का सेम मैनेजमेंट रिसोर्सेज, या ईजी होता काफ़ी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम यूपीएससी के पर आते हैं। आपने बोला जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें हमें 30-35 मिनट्स मिलता है, बट उसमें हम टेस्ट कर लेते हैं एस्पिरेंट को। क्या उस कैंडिडेट का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी टेस्ट किया जाता है? क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट अगर वो जाएंगे सर्विसेज में तो सबका पर्सनल एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंक्लिनेशन होता है, लेकिन वो सर्विस को कितना इम्पैक्ट कर सकता है? These mock interviews and other interviews tell me that balance is the key. कोई आइडियोलॉजिकल अगर कोई बंदा है तो उसके अंदर वो आइडियोलॉजी जो है वो सप्रेस्ड रहनी चाहिए एज एन ऑफिसर। You may have a favorite cricket team, football team, you may have a favorite festival, you may have a favorite food, that's okay. But political ideology is very critical and sensitive. गवर्नमेंट चेंज हो सकती है कभी भी किसी स्टेट में, जब भी इलेक्शन होते हैं, तो अगर दूसरी गवर्नमेंट आई और आपकी आइडियोलॉजी नोन है तो आप क्या करोगे, उनके साथ काम कैसे करोगे? यू कांट से कि सर पहले मैं वो माइंड था मेरा, अब आपकी तरफ हो गया है। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस कैन चेंज देयर पार्टीज ऑल्सो। सो सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी न्यूट्रल, बैलेंस्ड। संतुलन जो है वो सबसे की वर्ड है। और कोई भी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो पावर में है, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ काम करना है। और ideology should not come in the way. If a person of a different community comes, why should that person feel nervous in the presence of any officer of India today? अगर मैं किसी को देखता हूँ और उससे नाम पूछता हूँ और वो अपना नाम बताने में हेजिटेट कर रहा है क्योंकि वो किसी और रिलीजन का है जो पावर में नहीं है, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो इंसान जिनको बता रहा है वो उनके ही सर्विस के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग नाम चेंज कर रहे हैं। I don't think that's a good thing for India. ऐसा कभी आपके टेन्योर में मिले मेड्स के लड़के होते हैं कई बार, कोई बाबर का लड़का है, उसने नाम बदला हुआ है, रिक्की बन गया, वो कुछ भी बन गया, मिंटू बन गया, whereas he is from another community, he is not normal nickname. तो ये चीज़ें हमें इंडिया में थोड़ा सा विश्वास लाना चाहिए। And this is not political, it is balanced. Every party has to work on this and every ideology has to be neutral and balanced. इंडिया इज स्टिल अ सेक्युलर कंट्री। हालांकि ये वर्ड नहीं हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन हर व्यक्ति को एक हक है कि वो अपने खुली हवा में कॉन्फिडेंस से जिए। संविधान है, संविधान पे हमारा। तो एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर आई कैनॉट बी आइदर वन वे और द अदर वे। आई हैव टू वर्क विद ऑल द पार्टीज एंड आई कांट, इफ आई हैव एन आइडियोलॉजी आई कैन हैव इट एट होम और इन माई फ्रेंड्स सर्कल, बट आई कांट डिस्प्ले इट। राइट, क्योंकि आपका जो टेन्योर होगा उसमें बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स आएंगी जिनके साथ आपको काम करना है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स जाएंगी जिनके साथ डिफिकल्टीज हो सकती है, तो आपको वो मैनेज करना तो आनी चाहिए। Exactly, and you are there for 33 to 35 years. Some people have served for 40 years. Right. And politicians will come and go. उस टाइम में 7-8 टेन्योर तो आप देख ही लोगे, और वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉलिटिकल। कई बार जल्दी गिर जाते हैं तो 10-12 टेन्योर हो जाते हैं। राइट। अब हम प्रिपरेशन पर आते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप बहुत टाइम से मेंटोर भी कर रहे हैं, वो 3 गलतियां क्या है जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं वो एस्पिरेंट्स, वो 3 गलतियां, और भी ज्यादा हो सकती हैं, बट मैं 3 गलतियों को 3 तो बहुत अच्छा नंबर है इसके लिए, और मैं इस पे आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस। फर्स्टली द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी पर डे, ये गलती है। वो सोचते हैं 14 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। नो, यू कांट, बिकॉज यू विल बी हीटेड अप। आउटपुट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनपुट। आप 6 घंटे पढ़ें और उसमें से 5 घंटे आपका आउटपुट है, इट इज़ बेटर देन 12 आवर्स जिसमें से आपका 4 घंटे आउटपुट है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू बी स्ट्रेटेजिक। एक गलती तो ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग। इफेक्टिव पढ़ाई करनी ज़रूरी है। नंबर 2, डोंट निग्लेक्ट योर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एन्जॉयमेंट लेवल्स। मूवी देखनी है तो देखो। 80-20 रूल है। 80-20 रूल इज 80% मुझे तैयारी करनी है, 20% मुझे सेल्फ डेवलपमेंट भी करनी है। वो कब करोगे? सपोजिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज फॉर 5 years फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 25, सपोजिंग आपकी डेवलपमेंट के एज भी तो वही है, वापस थोड़ी आएगा वो 20 वाला ईयर। Right. आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, आपकी
क्रिएटिव थिंकिंग है, वो भी कब बनेगी? वो यूपीएससी की तैयारी के साथ ही करनी पड़ेगी आप. एंड यू बिकम अ बेटर कैंडिडेट इफ यू आर ऑल्सो अ स्पोर्ट्समैन. आई फील दैट. Number 3, I think the mistake is that too many years of appearing. 2 years के बाद आपको काफ़ी पता चल जाता है कितने पानी में हो आप. 3 years के बाद छोड़ दो, उसके बाद. एंड खुद को तो रियलाइज हो ही जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एग्जाम के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं, फलाना बोल रहा है, गर्लफ्रेंड बोल रही है, आप उसके पीछे पड़े हो, नहीं होना चाहिए. डिफरेंट आपकी पाथ है. लास्टली, एंड दिस मे बी एन एडिशनल पॉइंट, आई थिंक द प्लान बी, प्लान सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें प्रोफेसर बन जाओ, ट्यूशन्स कर लो, और 1 साल से ज़्यादा खाली मत बैठो. खाली मीन्स के ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. 1 year इज़ इनफ. उसके बाद उस 1 year के बाद नहीं हुआ आपका, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट शुड बी अलॉन्ग विद सम अदर जॉब. आई विल से दिस वेरी क्लियरली ऑन योर शो दैट दे नीड टू बी डूइंग समथिंग एल्स. उसके बाद आपका नहीं भी हुआ, 10 लाख में से 800 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप अगर बाकियों में आ गए तो फिर आपका नहीं भी हुआ तो प्लान बी है आपके पास, प्लान सी है. एंड यू हैव ग्रोन इन दोस 2 years, 3 years. आई थिंक पीपल ग्रो इन दोस 2-3 years, बट नॉट 6 years. राइट. इस पे मेरा 2 इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि अभी इस साल जो रिजल्ट्स आए, तो जिनका AIR 6 आया था, हम उनसे मिले थे, तो वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी, उनका गवर्नमेंट जॉब ही था. तो उनका ये कहना था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता. और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था. कह रही थी कि मैं नौकरी करती थी और उसके टाइम में जो मेरे पास जो टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा कि बीच में टाइम मिलता था, मैं प्रिपेयर करती थी, एंड देन उसके बाद उससे क्या होता था कि मोनोटोनस नहीं होती थी, मोनोटनी नहीं आती थी पढ़ाई में. और दूसरी तरफ मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से भी मिली जिनका ये कहना था कि अगर हम 1 घंटा भी कहीं और जाते हैं या बाहर जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे चले गए क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है. तो ये जो 2 तरह के एस्पिरेंट्स हैं उनका, और हम मुखर्जी नगर में जाते हैं, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात की, तो मैंने कहा आप लोग मूवी देखते हो? कहते हैं हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो ये जो साइकी एक अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते मूवी को लेकर, जो उनको मूवी में जो 3 घंटे जाएंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने 3 घंटे दिया तो उनका है कि हम फिर 3 दिन पीछे चले जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने पूरी बताई. तो ये साइकी किस तरह से वर्क करती है? छोटी सी स्टोरी जी. एक वुड कटर था, लकड़हारा. एक बार मैंने गलती से लक्कड़ बग्गा बोल दिया, पर वो गलत चीज़ है. तो लकड़हारा था. उसको कहा गया कि जितनी लकड़ी आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे काटेंगे वो आपकी है. 8 बजे से लेकर 4 बजे तक तो वो ज़बरदस्त काटता रहा लकड़ी अकेले. 4 बजे के बाद ह्यूमन बीइंग है, दिमाग गर्म, बॉडी टायर्ड, एक्स खराब हो गई, ब्लंट हो गई. अब आप एक कोई व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लो, आधा पौना घंटा चार्ज कर लो अपनी बॉडी को भी, माइंड को भी, और इसको भी थोड़ा धार को तेज़ कर लो, फिर आप दोबारा काटने लग. नहीं कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो लकड़ी काटनी है और भी ज़्यादा. ही गोज मैड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी रिच. तो वो इतनी लकड़ी काटने की कोशिश करता है कि 5:30 बजे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. तो फिर हम हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो फिर हम मूवी देखनी अवॉइड कर सकते हैं. यू हैव टू बी, यू आर ह्यूमन. आई मीन वी आर ह्यूमन. तो जो एस्पिरेंट है वो ह्यूमन ही है. उसको मैं ये कहता हूँ कि इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग योर स्टडी आवर्स विल बी बेटर इफ यू आर लर्निंग द गिटार, इफ यू आर वॉचिंग मूवीज, इफ यू वेंट फॉर अ कैफे. ये डिनायल मोड में मत रहो, क्योंकि मेंटली भी तो अपने आप को रिलैक्स करना ही है ना आपको. आप संडे को अगर कोई प्ले टाइम करते हो, पार्टी करते हो, गिटार सीखते हो, तो मंडे को आपका जोश ज़्यादा होता है काम पे जाने का. एंड देन लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट संडे ऑल्सो. राइट. सो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. राइट. तो जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को ब्रेक देना भी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतने सारे आप एस्पिरेंट से मिले होंगे, आप ये सवाल तो पूछते ही होंगे कि आपको क्यों बनना है, IAS या सिविल सर्वेंट. तो अब तक का सबसे वियर्ड आंसर अगर मैं आपसे जानूं तो वो किस किस तरह के वियर्ड आंसर्स आपने सुने? मुझे देख के वियर्ड आंसर बोलते ही नहीं है. Okay. पर मैं एक तो सबसे पहले सही आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ये है, पब्लिक सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. सर्विस इज द कीवर्ड. राइट. अगर आपने सेवा करनी है सोसाइटी की तो आपको एस्पायर करना चाहिए. ठीक है, आपको पर्क्स मिलेंगे, स्टेटस मिलेगा, सैल्यूट मिलेंगे, ठुक मिलेगी, पंजाब में बोलते हैं टॉर मिलेगी, ठुक मिलेगी. लेकिन आप रीज़न जो आते हैं मेरे पास वो कई बार ये आ जाते हैं कि सर फैमिली का प्रेशर है, या पॉपुलैरिटी चाहिए, या मुझे वो चीज़ बड़ी पिंच करती है इसलिए मैंने वो ठीक करनी है जाके. तो आई थिंक ऐसा तो कोई नहीं बोला कि मुझे वो फलानी गाड़ी चाहिए इसलिए मुझे जाना है, लेकिन कई वियर्ड लोग होते हैं बीच में.
जिनको लगता है कि हमें गाड़ी चाहिए और घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो शायद हमसे इंटरेक्शन करने का उनका एक अलग तरीका होता है, तो बोलते हैं हमें वो रुतबा चाहिए, हमें वो पर्क्स चाहिए जिस वजह से हम जाना चाहते हैं। मैंने कहा मोटिवेशन कोई भी मुझे देखते हैं तो कहते हैं सर आपने रिजाइन क्यों किया? राइट। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, मैंने रिज़ाइन कर दिया, मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मुझे देखते हैं, कहते हैं ये तो IAS से बाहर है या सर्विस से बाहर है, फिर भी ठीक ठाक ही हैं। तो सर्विस में जाके अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ कि ट्राई करो, एस्पायर करो, 20 साल 25 साल पहले नौकरी करो, फिर उसके बाद बात करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, राइट, बट देयर इज़ अ स्टेज फॉर एवरीबॉडी। और मुझे ऐसा लगता है कि यू बी योर सेल्फ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए। And you cannot be known as director prosecution, director school education, director tourism. You are Vivek Atre or you are Swarna. You are somebody. Right. You have to have your own personality. फिर आप जब बाहर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन के बाद, जो भी वो आपकी लाइफ बनेगी। तो ये रीज़न कि हम सिर्फ ये टॉर बनेगी, वो एक नाम बनेगा, दैट्स नॉट द ओनली रीज़न, कांट बी, वो बाय प्रोडक्ट है। राइट। हम ये देखते हैं कि एस्पिरेंट्स सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन ले लेते हैं। चाहे वो हम नीट एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो हम IIT के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम UPSC की भी बात करें। हम रिसेंटली देखते हैं काफ़ी सुसाइड के केसेस सामने आए हैं। हम कोटा की बात कर लें, दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात कर लें, तो ये कितना सैड पार्ट है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन बना लेना किसी भी एस्पिरेंट के लिए कितना गलत है। आने वाला पल जाने वाला है, उनको ये बोलो हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता ले। दिस इज़ द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग। पॉइंट क्या है कि कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा। हम फेलियर को लेके या नाकामी को लेके हम बैठे रहें कितनी देर तक? आप 2 दिन लो फील कर सकते हो, 1 हफ्ता लो फील करो, आप 5 साल तो नहीं लो फील कर सकते। इवन आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स वेरी यंग, आई वॉज वेरी यंग, दे वर वेरी यंग। सॉरी। हाँ। एंड मतलब 1 साल के बाद तो दर्द कम होता ही है ना, फिर 5 साल के बाद कुछ और कम होता है, फिर मेमोरीज रह जाती हैं। और लेकिन आप सीख लेते हो उस वर्ड के साथ जीना। somehow you live with that fact। अब आप UPSC की तैयारी में या किसी कंपटीशन में नहीं सक्सेसफुल हुए, IIT में नहीं आ पाए, नीट नहीं हुआ, CUET में अच्छा नहीं हुआ, तो वर्ल्ड तो चल रहा है, फिर भी आपकी लाइफ भी चल रही है, आपका दिल भी धड़क रहा है। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके पापा हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मैं KBC पे आया था फोन अ फ्रेंड में, तो उन्होंने कहा कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो somebody up there knows better than us. You are not meant for that. There's something else for you. तो accept it. Acceptance भी, surrender भी ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो सोसाइटी का वैलिडेशन है और जो वो प्रेशर है, उसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और मैंने भी ये गलती की पहले। मैं जब ग्रोइंग अप ईयर्स में था, आई वॉज अ क्रिकेटर एज यू नो, मैं सोचता यार मेरे रन नहीं बने तो कोच क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, so then they will laugh at me or I won't, so then I would have done better if I didn't think like this. Your performance will decline अगर आप overthinking कर रहे हो। बट डोंट यू थिंक कि हमें बताया ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना केस लूँ, कि बताया इस तरह जाता है कि अगर आपने ये इतने मार्क्स नहीं लेकर आए तो आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगी, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स भी अगर आप लेकर आते हो 90% से ऊपर मार्क्स, तभी आपको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि 80% पे वो आपको नहीं शाबाशी देते हैं, बट उनका भी मन होता है कि वो 90% से ज़्यादा ही मार्क्स आए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो उसको क्वालिफाई ही करो, मतलब सभी। और बच्चों को ये ट्रेन नहीं किया जाता बचपन से, जैसे मेरे स्कूलिंग में तो ऐसा नहीं हुआ, उसमें यही सिखाया जाता है कि देखो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुमको इसको करना है क्लियर। मैं हाजिर जवाब टाइप आदमी हूँ, तो मेरा एक कोट है जो मेरी बुक में, फाइंडिंग सक्सेस विद इन, लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क। असरदार जिंदगी। पेरेंट्स जो हैं वो तीनों स्टेक होल्डर्स में से, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, वीकेस्ट लिंक इज द पेरेंट। स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंस है, जोरदार हैं वो, टीचर्स चलो सिस्टम में प्रॉब्लम है, अदरवाइज टीचर्स आर गुड। पेरेंट्स में प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों पे जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करना है, अपनी जो एस्पिरेशंस हैं वो उनके थ्रू निकाल रहे हैं। डोंट पुट प्रेशर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू। वो आपसे आगे निकल गए तो निकल गए, कहीं और चले गए तो भी ठीक है। अर्जुन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे सचिन तेंदुलकर प्रेशर डाले ना डाले, वो तो अर्जुन तेंदुलकर नहीं है, उनसे आगे निकल पा रहे। लेकिन हमारे जो नॉर्मल मिडिल क्लास, कोई नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं,
वो क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? जैसे अभिषेक बच्चन भी बहुत अच्छी हाँ। एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन उनके फिर पापा भी से किया अभिषेक जाता है। अच्छा करियर करके आए। राइट, अर्जुन तेंदुलकर तो अभी बेचारे, मतलब मैं उनसे मिला, मैंने उनको मोटिवेशन किया, गोवा की टीम में थे वो, तो इट इज डिफिकल्ट। तो पेरेंट्स को एक बार हमें थोड़ा सा उन्हें भी समझाना मेंटरशिप जरूरी की जरूरत है। मेरे ख्याल parents एक को। शो पेरेंट्स के लिए शुरू करिए आप। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करना है, या फिर उन्हें किस तरह से बातें करनी है, क्योंकि उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा, अगर हम घर की बात करें, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स ही होते हैं, उसके बाद ही आप टीचर आते हैं, मेंटर्स आते हैं, तो उधर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो मैं बोलता हूँ कई बार, IIT, इंडियन क्रिकेट टीम, IIM, IAS, सब लोग इसमें तो नहीं आ सकते। राइट। तो मिडिल लेवल में कौन आएगा, थर्ड लेवल में कौन आएगा, फोर्थ लेवल में कौन आएगा, डिफरेंट चीज़ में कौन आएगा फिर? तो वहाँ पे सोसाइटी इज वी आर अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, सो हाउ आर वी गोइंग टू फिल इन ऑल द पीपल इन द इंडियन क्रिकेट टीम? राइट। जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, या मैं अंडर 19 खेला हूँ 2 बारी, तो वो भी ठीक है, नो हार्म। सो एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। और स्पिरिचुअल बात ये है दैट वेरेवर द डिवाइन हैज़ प्लेस्ड यू, प्ले योर रोल वेल। आप कुछ कितना भी कुछ कर लोगे, आप उसे चेंज नहीं कर हाँ, सकते। हर आदमी हीरो हीरोइन तो नहीं हो सकता, एक पूरी सबकी कास्ट अपनी जर्नी है। सबका अपना, एक वो फल वाला है, वो अपना रोल अच्छे से करे, फल वाला डजंट मीन सोसाइटी में फल वाला। राइट। तो हम वही करें कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कोई भी एक कैंडिडेट में 6 साल 7 साल दे देता है, इन्वेस्ट कर देता है, क्या वो इतना वर्थ इट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? नहीं है। मुझे लगता है कि आप 2 साल दीजिए, उसके बाद असेस करिए, उसके बाद मत दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म भी होना चाहिए। ये 6 साल की जगह 4 अटेम्प्ट कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि रूरल या गांव के बच्चों को टाइम लगता है, 4 कर दीजिए आप, उसके बाद मत दीजिए। एज लिमिट के साथ, क्योंकि लोग अपना पूरा जो जिस एज में वो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ में, वो बस पढ़ाई में लगे रहते हैं। एज लिमिट बेशक उतनी रहे, बट अटेम्प्ट शुड बी 4। अगर हम टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम बात करें, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको टेक्नोलॉजी किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है? क्योंकि आपने अपने टेन्योर में काम किया, आपने आईटी में बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर मैं आपसे जानूं कि कोई अगर ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो सकता है? आई थिंक टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी एक टॉक है, टेडेक्स टॉक है ऑन AI वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट में जो आपने कहा, मैं ई गवर्नेंस में भी रहा हूँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट का कर्व अभी ऊपर को जा रहा है, और बच्चों का कर्व जो है वो नीचे को जा रहा है। यानी कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में टेक्नोलॉजी थोड़ी कम होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम, सोशल मीडिया कम, यंगस्टर्स। गवर्नमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी। ट्रांसपेरेंसी कम्स थ्रू टेक्नोलॉजी। मुझे अगर किसी को मिलना ही नहीं है तो करप्शन नहीं है। अगर मैं गूगल पे कर रहा हूँ घर बैठ के, तो वेयर इज द करप्शन? सो आई हैव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो मैंने इसमें कोशिश की, संपर्क प्रोजेक्ट हमने किया, वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अभी भी कई चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं। दे आर गवर्नमेंट एप्स विच वर नॉट देयर अर्लियर, बट आर दे एज डिजिटाइजेशन की तरफ पढ़ रही हैं चीज़ें, बट अभी भी बहुत ज़रूरत है चीज़ों। और फिर डिजिटल डिवाइड है, राइट। बैंडविड्थ नहीं है उसके पास, तो वो क्या अप्लाई करेगा? वो अप्लाई करते करते उसका हैंग हो गया, उसका ड्रॉप हो गया, क्या करेगा वो बंदा? एंड टाइम लिमिट खत्म हो गई, टाइम लिमिट खत्म हो गया, विद इन OTP आ रहा है 2 मिनट्स में। अच्छा, वो OTP का बड़ा इंटरेस्टिंग, इंडिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। मैं एक बार वॉलंटियर कर रहा था किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, YSS फॉलो करता हूँ, बुक स्टॉल पे। तो एक अंकल जी टाइप, मतलब 75-80 ईयर्स के आए कि मुझे बुक लेनी है। मैंने कर दिया उनका। मैं कहा अंकल आपके फ़ोन पे OTP आएगा। कहते यार वो OTP जो है ना, वो तो मेरे पोते के पास आएगा, वो अमृतसर में है। उनका नंबर उन्होंने दिया होगा। अब वो ऑफिस बैठा है, हाँ। उसको फ़ोन करेंगे, फिर वो डिस्टर्ब होगा, वो नहीं, ही इज़ बिजी। और क्या पता फोन भी ना उठाए उतने टाइम में, टाइम लिमिट खत्म हो जाए। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना है, एक्सेसिबल भी बनाना है सबके लिए। डिजिटल डिवाइड को कम करना है। स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट सोसाइटी इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज अबाउट पीपल यूजिंग टेक्नोलॉजी। वेल सेड। हम प्रिपरेशन की बात करें, हम क्योंकि यूपीएससी की बात करें, तो हम देखते हैं यूपीएससी एक बहुत ही जब मैं लोगों से बात करूँ तो कहते हैं उसका सिलेबस इतना ज़्यादा है, हमें समझ ही नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। और वो प्रिपरेशन वो प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं, 2 एग्जाम करते हैं कि मेंस के एग्जाम आ जाते हैं, फिर मेंस में JS1, JS2, JS3, फिर वो करते करते उनके इंटरव्यूज़ अगर क्वालिफाई हो रहे हैं तो इंटरव्यूज़ आ जाता है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर आप बता पाएं, हाँ, कि अगर 3 स्टेजेस को लेकर, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 साल है और आपको मुझे बताना है कि मुझे उस 1 साल में किस तरह से डिवाइड करना है इन तीनों के प्रिपरेशन के लिए, तो वो कैसे होगा? मुझे लगता है मेंस की प्रिपरेशन पहले शुरू करनी पड़ती है।
आंसर राइटिंग्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ। और मेंस का एग्जाम की तैयारी आपकी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद नहीं हो सकती। सो यू हैव टू स्टार्ट नाउ। कॉलेज का स्टूडेंट जो मुझे कई बार 12th के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट शुरू करते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड आंसर राइटिंग एंड वन सब्जेक्ट दे हैव टू सेलेक्ट बाय एंड बाय सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पता चल जाता है। पॉलिटिकल साइंस मान लो, सो योर आंसर राइटिंग, योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, NCERT आपने पढ़ ली है। तो प्रीलिम्स तो आप पहले तभी शुरू करेंगे जब प्रीलिम्स इज 6 months अवे। मेंस यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 years। उसके बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट, आपका पर्सनालिटी साथ साथ बन रही है। जो मैंने बोला संडे को आप गिटार सीखो, तो पर्सनालिटी आप बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द ओनली वे। एंड प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर्स। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, इंटरव्यू से पहले, प्रीलिम से पहले, किसी भी लाइफ की इंपॉर्टेंट ओकेजन से पहले, स्लीप वेल, रेस्ट, डोंट कीप क्रैमिंग टिल द लास्ट मिनट। योर माइंड, वी आर ह्यूमन बीइंग कैनॉट बी 100% एफिशिएंट आफ्टर नो स्लीप। डोंट डू दैट। इस पे मेरा एक एड ऑन क्वेश्चन ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो यूथ है उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी है, क्योंकि WHO की भी रिपोर्ट्स आई हैं, लैंसेट की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें तो उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है बीते कुछ सालों से। तो इसका मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ये जो एक ग्लोबल एपिडेमिक है एक तरह से, और ये पैंडेमिक में बढ़ गया है, कोविड पैंडेमिक में, मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशंस आर इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, टीचर्स एंड चिल्ड्रन, सोसाइटी में और ज़्यादा पब्लिक इवेंट्स होने चाहिए। फिर तो एक्सेप्टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बोले कि वो डिप्रेस्ड है तो और पहले काउंसलिंग, तो 2 लोग तो उसका मजाक, अरे ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तुम बाहर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना एक टैबू है, राइट, या काउंसलर से या साइकेट्रिस्ट से, तो वो तो गलत बात है। मुझे याद है जब मैंने अपनी जब कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद मुझे ऐसा लगा था मुझे भी ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की, तो जब मैंने अपने 1-2 दोस्तों को बताया था तो सबसे पहले उनका ये था कि अरे ये सब कुछ होता नहीं है, तुम बाहर जाओ, मूवीज़ वगैरह देखो और एक अच्छा दिन स्पेंड करो, सब ठीक हो जाएगा। बट उनको ये समझाना कि ये चीज़ें नहीं इस तरह से ठीक होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ टैबू है, तो उसको सोसाइटी को समझना पड़ेगा। मेंटल वेलनेस इज द मेन थिंग वी हैव टू कॉम्बैट इन फ्यूचर, अभी भी प्रेजेंट। तो उसके लिए वही जो 5-6 स्टेप्स मैं बता रहा था ओवर थिंकिंग अवॉइड करने के लिए, वी नीड टू बी अ सोसाइटी विच इज़ मोर इनटू फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स। ये जो है ना स्क्रीन टाइम, इसकी वजह से हमारी मेंटल डिप्रेशन बढ़ रही है, इवन एज अ वर्ल्ड। सेकेंडली मुझे लगता है ये जो फैमिली टाइम है, ये फैमिली टाइम नहीं, जो भी फैमिली टाइम है वो भी ज़रूरी है। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्वर्सेशन, डिनर कॉन्वर्सेशन, ब्रेकफास्ट पे कितना टाइम लगा रहे हैं लोग आजकल। और आजकल लोग रहते भी हैं तो फोन पे ही लगे रहते हैं। 1.5 मिनट में आपने पराठा खाया और वो भी फोन में बात की और भाग गए आप और मैं भी गिल्टी हैं, रोल करते हुए जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। एप्पल खा रहे हैं रास्ते में, शुक्र है एप्पल तो खा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। हम रील्स तो देख रहे हैं 4 घंटे के लिए, ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं 4 मिनट में, तो हाउ विल लाइफ फंक्शन? तो और अब आजकल तो हम देखते हैं कि जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं उनको फ़ोन दे दिया जाता है और वो खाना भी तभी खाते जब उनके हाथ में फ़ोन होता है। ये बात मैंने अभी 2 घंटे पहले किसी से की, यही वाली, कि आप उसको आईपैड या फ़ोन पकड़ा देते हो जस्ट सो दैट ही इज। पहले भी तो बच्चे खाते ही थे। बट पेरेंट्स का ये कहना होता है कि अरे वो शांत है, अभी वो क्रैंकी हो जाते हैं, इट्स बेटर कि वो शांत रहे, हमारा सुकून। आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर, आई हैव सीन ऑन प्लेन्स, ट्रेन्स, हम लोग भी 2 बेटियां हैं हमारी भी, तो मतलब वो आई डोंट रिमेंबर देम बीइंग सो क्रैंकी। राइट, पेरेंट्स ऑल्सो क्रैंकी, चिल्ड्रन ऑल्सो क्रैंकी। क्रैंकी होना एक वीकनेस है बच्चों के लिए, तो चलो ठीक, पेरेंट्स क्यों क्रैंकी हो रहे? राइट। अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करें, इस प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा, क्योंकि 1 साल आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाए, तो आपको 2 साल तो कम से कम उसको देना ही है। उसमें आप बहुत बार ऐसे होता है कि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप डीमोटिवेट, क्योंकि अब मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके मार्क्स आपके हिसाब से नहीं आए, तो आपको लगेगा ना कि अब इसको छोड़ देते हैं। तो वो जो पूरा मोटिवेशन, अपने आप को जो मोटिवेट करने की पूरी वो जो जर्नी है, उस जर्नी को किस तरह से बना के रख सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। किसी भी प्रोसेस में, कंपटीशन में, आप पिछले दिन आप उदास थे, वो नॉर्मल है, यू फेल्ट लो, कुछ रिवर्स हो गया, कोई प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, या किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारे से नहीं होगा, आंटी ने बोल दिया पड़ोस में, वो आंटी तो सो रही है आराम से, आप जागे हुए हो। राइट, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू गेट ओवर। लो फीलिंग्स कैन लास्ट फॉर 12 to 15 आवर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं। ईच डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। जब आप सुबह उठते हैं तो आप जोश के साथ ही उठिए, आप लास्ट पिछली रात को छोड़ दीजिए।
हमारे एक अंकल है, वो कहते हैं यार विवेक, रात गई बात गई, खत्म. So now you move on to the next. Each day is like a new life. So I think that motivation has to come from within. जब तक आपके अंदर से खुद से नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं रोनाल्डो को बुला लो, आलिया भट्ट को बुला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हैव टू कम फ्रॉम विद इन. क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट जर्नी है, और हमें खुद और अपने लिए ज़्यादा सॉरी फील मत करो. बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. आर्थर एश की स्टोरी है, विंबलडन चैंपियन बने, तो फिर वो बीमार थे, ही वाज डाइंग. वो बोलते हैं, लोग कहते हैं कि आपके साथ क्यों ये हो रहा है, बीमार कैसे हो गए? कहते हैं जब मैं विंबलडन जीता तब तो मैंने नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव. थैंकफुल एटीट्यूड विल लीड टू मोटिवेशन. राइट. हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे करप्शन से जो पीछे था वो रह गया था कि हम देख रहे हैं जो इस साल पूरा हुआ बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ यूपीएससी के एग्जाम में पूजा खेड़कर का मामला जिस तरह से आया. तो इस तरह के मामले जो आते हैं, एस्पिरेंट इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं बट फिर इस तरह के मामले आ जाते हैं, तो वो मामले किस तरह से डीमोटिवेट कर देते हैं? क्योंकि वो एस्पिरेंट्स तो बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनका नंबर्स बहुत कम थे, और ये नंबर हमारे सामने आया क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हो गया. तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों से बच सके, क्योंकि वो तो अपनी पूरी मेहनत के साथ ही तैयारी कर रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है कि यूपीएससी का सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, रेजोल्यूटली, एंड काफ़ी परफेक्ट है. हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़. तो ये जो हमारा, ऑफकोर्स नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ होता है, लेकिन ये जो एक केस है इसको हम कितने साल डिस्कस करेंगे, अभी तो फ्रेश है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट केस है. उससे लूप होल्स को और फर्दर प्लग कर दिया जाए. आई थिंक दे मस्ट बी डूइंग इट. एक एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे हमें फेथ रखना ही पड़ेगा. हम अगर कहीं नहीं, इंडियन टीम में सिलेक्शन में एक बंदा आ गया सिफारशी, वो तो नज़र आ जाएगा. और आईएएस में भी ऐसा ही होता है. 3 किताबें अगर आप सजेस्ट करना चाहें एस्पिरेंट्स को, उनको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वो 3 किताबें पढ़नी चाहिए, वो कौन सी होंगी? देखो, वैसे तो ये सारी किताबें हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, जीके की किताबें, मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल, हाँ, वो मैं मोटिवेशनल बताऊंगा. तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज़ माय फेवरेट. इट इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज़ अ स्पिरिचुअल बुक. परमहंस योगानंद द्वारा है, लाइफ चेंजिंग बुक है. नंबर 2 आई वुड से जेम्स क्लियर की है एटॉमिक हैबिट्स. और नंबर, वो काफ़ी अच्छी किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है. वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज कैसे करो. Number 3 I would say 21 Ideas for the 21st Century by Yuval Noah Harari. ये 3 किताबें पढ़ी. ये मेरी नेक्स्ट ईयर की मेरी बुक लिस्ट में किताब है कि मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी. फिर देखिए. बिल्कुल, डेफिनेटली सर. सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक लास्ट सजेशन अगर आप देना चाहें यूपीएससी एस्पिरेंट को जो 2025 में अपीयर होने वाले हैं, वो सजेशन क्या होगा? उनको मैं कहूँगा अपने इनर मेकअप पे काम करो. जो आप मेहनत कर रहे हो उसको, आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. तो वर्क ऑन योर इनर मेकअप. आर यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड? फ्रेम ऑफ माइंड को ठीक करो, फिर काम करो. अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, मेंटली लो फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी. पहले उस पर काम करो या साइड बाय साइड करो. राइट. सो स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ. दिस इज माई सजेशन. थैंक यू सो मच सर. वो 2 लाइन्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, या जो आपको 2 लाइन्स बहुत पसंद है, कुछ भी हो सकती है, किसी कविता की हो सकती है, किसी बुक्स की 2 लाइन हो सकती है, या फिर कुछ भी जो आपको बहुत पसंद हो. तो परमहंस योगानंद, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ही सेड एवरीथिंग कैन वेट बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट. बाकी सब इंतज़ार करेगा, वो इंतज़ार नहीं कर सकते, और उनको साथ रखो. आई थिंक दैट्स द मोस्ट मोटिवेशनल. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, और हम मुझे तो ये भी लगा था, मुझे बहुत सारी और बातें करनी थी, बट हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे. अभी के लिए थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.